नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सिविल एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज है दिनांक 18 सितंबर 2022। देखेंगे आज के मुख्य समाचार। चीताज फ्रॉम नामीबिया गेट अ न्यू होम इन इंडिया। इंडिया में चीता लास्ट टाइम 1950 के आसपास देखा गया था और 1952 में इसे भारत में एक्सटिंक्ट घोषित कर दिया गया था। इसी को लेके अफ्रीका के नामीबिया से 8 चीता को मंगाया गया है। इन 8 में से 5 फीमेल हैं और 3 मेल हैं। कल यशस्वी जी के जन्मदिन पर उन्होंने इनमें से 3 को कूनो नेशनल पार्क में रिलीज़ किया है। अभी 1 महीने तक इनको एक स्पेशली डिज़ाइंड इन्वायरमेंट में रखा जाएगा ताकि वो अडेप्ट कर सके यहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशन से। अगर आप देखो 1947 में इंडिया के छत्तीसगढ़ में अंतिम चीता की मृत्यु हुई थी। उसी के बाद 1952 में चीता को एक्सटिंक्ट घोषित कर दिया गया था। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कुछ साल पहले चीता इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट प्रपोज किया था। यह आपका एक ऑटोनोमस बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आता है। इसका एस्टेब्लिशमेंट 1982 में हुआ था। थोड़ा सा डिटेलिंग चीता पर भी देख लेते हैं। चीता आपका बिग कैट फैमिली का पार्ट है। इसे दुनिया का फास्टेस्ट लैंड मैमल कहा जाता है। इसका हैबिटेट आपको अफ्रीका और एशिया में देखने को मिलता है। अगर नंबर की हम बात करें तो अफ्रीका में इसकी तादाद बहुत ज़्यादा है। एशिया में ये लगभग 100 के आसपास है, जो कि आपका केवल ईरान में पाया जाता है। पहले इंडिया में ही पाया जाता था, बट 1952 के बाद ये केवल ईरान में पाया जाता है। जो अफ्रीकन चीता है, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो आपका एसियोनिक्स जुबास्टस है। अगर देखो तो थोड़ा ब्राउनिश और गोल्डन स्किन का होता है, प्लस इनके चेहरे पर डार्क स्पॉट्स होते हैं। अफ्रीका में ये भारी मात्रा में है, हज़ारों की संख्या में है। लगभग सारे ही कंट्रीज जो भी हैं साउथ अफ्रीका में, सभी में पाए जाते हैं। प्रोटेक्शन स्टेटस की बात करें तो IUCN रेड लिस्ट में ये वल्नरेबल के कैटेगरी में आता है। साइट्स में बात करें तो ये अपेंडिक्स 1 में आता है और जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसके अंतर्गत शेड्यूल 2 में आता है। एशियाटिक चीता की अगर हम बात करें तो इसका साइंटिफिक नेम एसियोनिक्स जुबाटस वेनाटिकस है। इसका साइज थोड़ा छोटा होता है। अगर हम लोकेशन आप देखो तो केवल ईरान में है, आप बताया ही मैंने। कभी इंडिया में भी पाए जाते थे, बट धन्य हो हमारे राजा महाराजा लोग, जिनके पुण्य प्रताप से आज एक भी चीता शेष नहीं है। इन राजा महाराजाओं और ब्रिटिशर्स के शौकियाना शिकार के कारण आज ये हालत हुई है। प्रोटेक्शन स्टेटस की हम बात करें तो IUCN रेड लिस्ट में क्रिटिकली इंडेंजर्ड के कैटेगरी में आता है। साइट्स में अगर हम देखें तो अपेंडिक्स 1 में डाला जाता है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत शेड्यूल 2 में आते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन आप ध्यान में रखेंगे। वैसे मैं उम्मीद करता हूं कि अब मैक्सिमम इन्फो इनमें से आपको आपने पद रखा होगा, बस मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूं। आगे है श्रीलंका सेट टू रिवाइव एंड अपग्रेड FTA विथ इंडिया, रनिल। श्रीलंका के प्रेसिडेंट रनिल विक्रमासिंघे ने कहा है कि श्रीलंका इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को फिर से रिवाइव करेगा। ये एग्रीमेंट आपका 2000 में ही साइन हो गया था, बट फिर भी उसके बाद कोई अपग्रेडेशन नहीं हुआ। जब विक्रमासिंघे 2015 और 2019 में प्राइम मिनिस्टर थे, तब भी अपग्रेडेशन का उन्होंने प्रयास किया था, बट अनफॉर्चुनेटली किसी कारण वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। इवन ही सेड दैट इंडिया को वहाँ के एनर्जी सेक्टर में पार्टिसिपेट करना चाहिए। लॉन्ग टर्म एनर्जी सॉल्यूशन में ये काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। अगर आप देखो तो श्रीलंका में रिन्यूएबल एनर्जी का काफ़ी पोटेंशियल है। सामपुर का सोलर पावर प्लांट हो या जाफना पेनिनसुला का 3 आइलैंड हो, यहाँ पर आपको डिफरेंट एनर्जी आराम से मिल सकते हैं, जैसे टाइडल हो गया, सोलर हो गया। इंडिया ने वहाँ पे कई सारे अपने एनर्जी इनिशिएटिव ले रखे हैं। अगर आप देखो तो इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में काफ़ी बहुत अच्छा कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर रहा है। जुलाई में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भी ये बात कही गई थी कि इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा कर रहा है। मैक्सिमम आउटपुट आपको देखो तो सोलर एनर्जी में हमने काफ़ी काम किया है। देख सकते हो आपने, इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी हमारा ही इनिशिएटिव है। Consequences of declining fertility are many. वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट 2022 के अकॉर्डिंग ग्लोबल पॉपुलेशन 2030 तक 8.5 बिलियन तक जा सकता है, बट जो ग्लोबल फर्टिलिटी रेट है वो पिछले 70 सालों से लगातार घट रही है। 1951 के आसपास देखें तो एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर वुमेन इन रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप वाज 5, बट नाउ इट हैज़ डिक्रीज टू 2.3। इस आर्टिकल में डेटा बहुत सारे हैं, सारे डेटा याद नहीं रखने हैं, बट मेन डेटा को ध्यान रखकर मेनली थीम को समझ लीजिए। फर्टिलिटी रेट ईयर बाय ईयर घटते जा रहा है, दोनों ही बात, और जो पॉपुलेशन है वो बढ़ते रह रहा है, तो दोनों ही बात कॉन्ट्राडिक्टरी लग रही है। ऐसा नहीं है, फर्टिलिटी रेट गिर रहा है, बट जो लिविंग कंडीशंस हैं वो सुधर रहे हैं, हेल्थ कंडीशंस आपको ज़्यादा अच्छे मिल रहे हैं, फैसिलिटी अच्छे मिल रहे हैं, तो लाइफ पीरियड बढ़ रहा है, तो डेथ कम हो रहे हैं, और इसी कारण पॉपुलेशन ग्रोथ है। जो पुअर कंट्रीज़ हैं उनमें पॉपुलेशन ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा है। तो एक बेनिफिट ये है कि जो 18 से 60 के उम्र के जो लोग हैं वे ज़्यादा होंगे, तो जाहिर सी बात है वर्कफोर्स ज़्यादा होगा, सभी वर्किंग एज ग्रुप के ही होंगे। एक ये भी पॉजिटिव पॉइंट है, बट कंसर्न ये है कि फर्टिलिटी रेट से कम होने से कंट्री की एवरेज एज बढ़ रही है, तो नंबर ऑफ वर्कफोर्स जो है वो डिक्लाइन करेगा।
ये एक कंसर्न है। कुछ एग्जांपल्स मेंशन किए गए हैं, जैसे आप देखो तो ब्रिटेन को 130 साल लगे फर्टिलिटी रेट को 5 से 2 पर लाने में। वहीं साउथ कोरिया में महज 20 साल में ही फर्टिलिटी रेट 5 से गिरकर 2 हो गया। फर्टिलिटी रेट घटने का सीधा मतलब समझिए कि बच्चे कम पैदा हो रहे हैं और जो दुनिया में हैं उनको हेल्थ की फैसिलिटी ज़्यादा मिल रही है, अच्छी मिल रही है, तो ज़्यादा टाइम तक जी रहे हैं, तो ओवरऑल पॉपुलेशन तो बढ़ रही है, बट बच्चों की संख्या बूढ़ों से कम है। मतलब कंट्री पर जो एसेट हैं उससे ज़्यादा उनके पास लाइबिलिटीज़ हैं। देखिए, इसको इस सेंस में बिल्कुल मत लीजिएगा कि बुजुर्ग लोग देश पर बोझ हैं। ये आर्टिकल मेनली आपको फर्टिलिटी रेट पर फोकस कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल है आपका हाउ क्लाइमेट चेंज इज अल्टरिंग इंडियन मानसून। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की माने तो 1902 के बाद पहली बार एक्सट्रीम इवेंट्स देखने को मिला है मानसून के पैटर्न में। पास्ट डेटा के हिसाब से देखें तो जहां पहले कभी काफ़ी ज़्यादा बारिश हुआ करती थी वहां आज डेफिसिट है। मानसून के पैटर्न चेंज होने से आपको कृषि पर भी काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। फ्लड्स और ड्रॉट यानी कहीं पर बाढ़ कहीं पर सूखा, इसके कारण एक अलार्मिंग सिचुएशन क्रिएट हो रही है। अभी रिसेंटली आपने बेंगलुरु की सिचुएशन देखी होगी, 1-2 दिनों में ही बारिश में ही पूरा आउटर रिंग रोड वहाँ पे कमर तक पानी भर गया था। ये बेस्ट एग्जांपल है आपका अनइवन मानसून डिस्ट्रीब्यूशन का। वहीं बिहार और झारखंड जहां अच्छी बारिश होती थी वहां काफ़ी कम रेनफॉल देखने को मिला है। इसका इम्पैक्ट आप देखो तो इकोनॉमी पर काफ़ी होगा। अगर आप देखो तो एग्रीकल्चर में जैसे ही मानसून के पैटर्न चेंज होंगे तो आपके क्रॉप प्रोडक्शन पर इफेक्ट होगा। क्रॉप प्रोडक्शन कम होगा तो हमें फूड इंपोर्ट करना होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है इतने ह्यूज पॉपुलेशन को खिलाने के लिए अनाज तो चाहिए ही। अब ग्लोबल वार्मिंग के कारण साइकिल चेंज हो रहा है। जैसे आप आज बारिश हुई और फिर लगभग 15 से 20 दिनों तक बारिश होगी ही नहीं, अथाह गर्मी पड़ रही। फिर एक दिन अचानक से अत्यंत बारिश हो गई जिसके कारण बाढ़ ही आ जाए, पानी ही भर जाए पूरी, तो वो भी समस्या है। तो ये सब चीज़ें आपको इफेक्ट कर रही हैं। जैसे जो मेन है ग्लोबल वार्मिंग आपका मानसून साइकिल को भी इफेक्ट कर रहा है। इसी को लेकर इस पूरे आर्टिकल में चर्चा की गई। तो ये थे आज के कुछ मुख्य समाचार। कल फिर मिलेंगे कुछ नए समाचारों के साथ। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दिया करें। मिलते हैं कल। जय हिंद, वंदे मातरम।